सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड के मेडिकल कॉलेज को अब नर्सिंग अधिकारी मिल गए हैं। दून मेडिकल कॉलेज में अब नव नियुक्त नर्सिंग अधिकारियों को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ज्वाइनिंग लेटर बांटे हैं। साथ ही 26 करोड़ की लागत से बने ऑडिटोरियम का भी लोकार्पण किया गया है। उन्होंने कहा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्तराखंड आगे बढ़ता जा रहा है और आगे इसमें और बड़े काम होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्ति के बाद हमारे मेडिकल कॉलेजों में त्वरित रूप से चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। साथ ही नर्सिंग स्टाफ की जो कार्यक्षमता है उसमें भी उल्लेखनीय रूप से सुधार होगा। भाइयों बहनों, कोरोना महामारी के दौरान हम सभी ने अनुभव किया था कि नर्सिंग स्टाफ, स्वास्थ्य कर्मियों की जो भूमिका थी वो कितनी महत्वपूर्ण थी। कांग्रेस नेता के जिहाद पर दिए गए बयान के बाद मुख्यमंत्री धामी ने जोरदार प्रहार किया है। जिहाद शब्द को पॉजिटिव बताने को लेकर उत्तराखंड में माहौल गर्म हो गया है। गुरुवार को दिल्ली से लौटे सीएम पुष्कर धामी ने कहा, मीडिया में थोड़ी सी जगह पाने के लिए कांग्रेसी कुछ भी बयान दे जाते हैं। उन्होंने कहा कि लैंड जिहाद, लव जिहाद, मजार जिहाद राज्य के भविष्य के लिए बड़ी चुनौती है और इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यदि कांग्रेस देवभूमि के हित में बात करें तो हम भी उनका स्वागत करेंगे। सीएम धामी ने फिर दोहराया कि देवभूमि के मूल स्वरूप को बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। कानून के साथ जीना सबकी आदत का हिस्सा बन जाना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि देवभूमि में अब जो भी रहेगा उसे कानून का पालन करना होगा। 160 से ज्यादा अवैध मदरसों के खिलाफ एक्शन लिया जा चुका है। साथ ही भविष्य में सरकार और भी तेजी से वेरिफिकेशन ड्राइव चलाने जा रही है। देखिए, कांग्रेस के बारे में मैं यही कहूँगा कि वो हर मामले में केवल और केवल विरोध के लिए थोड़ी सी अखबारों में हमको जगह मिल जाए, इसके लिए वो बयान जारी करते हैं। वो सकारात्मक रूप से कांग्रेस हो, अन्य पार्टियां हो, राज्य के हित में आगे आएंगी, देवभूमि के मूल स्वरूप को बनाए रखने के लिए आगे आएंगी तो हम उनका भी स्वागत करेंगे। लेकिन केवल विरोध के लिए विरोध करना, एक केवल स्टेटमेंट जारी करके कि जो है कहीं हम सुर्खियों में आ जाए और राज्य के साथ इतना बड़ा जो एक बड़ा षड्यंत्र है और एक भविष्य के लिए एक हमारे लिए बड़ी चुनौती है, हम उसको किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं, हरिद्वार में सिंचाई विभाग की जमीन पर बनी अवैध मजार पर बुलडोजर चला है। यहां पर रानीपुर कोतवाली क्षेत्र के सुमन नगर में सड़क किनारे अवैध मजार बनाई गई थी। यूपी सिंचाई विभाग की तरफ से मजार को हटाने के लिए नोटिस भी दिया गया था, लेकिन मजार को नहीं हटाया गया, जिसके बाद आज सुबह एसडीएम की अगुवाई में पहुंची प्रशासन की टीम ने मजार को ध्वस्त कर दिया। प्रशासनिक कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में पुलिस बल की तैनाती रखी। एसडीएम अजय वीर सिंह ने बताया कि मजार ज्यादा पुरानी नहीं थी और नोटिस दिए जाने के बावजूद मजार नहीं हटाई गई, लिहाजा प्रशासन ने कार्रवाई की है। उत्तराखंड में बाजारों के साथ मदरसों पर भी एक्शन हो रहा है। 160 अवैध मदरसों पर एक्शन के बीच 2 मैदानी जिलों के कांग्रेस विधायक मुख्य सचिव से मिले। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि रमजान और ईद पर उत्तराखंड से देश में सही मैसेज नहीं जा रहा है, तो बीजेपी ने कहा जहां पर आतंकवादी तैयार होते हैं वहां पर कांग्रेस को कार्रवाई बुरी लग रही है। देखिए, अवैध मदरसों पर ताले लग रहे हैं। 160 से ज्यादा अवैध मदरसों पर एक्शन हो चुका है और इसी बात से नाराज 2 मैदानी जिलों के कांग्रेस विधायक मुख्य सचिव से मिलने पहुंचे। हरिद्वार के कांग्रेस विधायकों और जसपुर के कांग्रेस विधायक को यहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लीड किया। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि बिना नोटिस, बिना प्रमाण के मदरसों पर एक्शन हो रहा है, जबकि ये सब देखने की जिम्मेदारी मदरसा बोर्ड और अफसरों की थी। मंगलौर से कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने इसे बीजेपी सरकार का कारनामा बताया, तो पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने टाइमिंग पर सवाल उठाए। हरीश रावत के मुताबिक रमजान में मदरसों पर एक्शन से उत्तराखंड का देश में सही मैसेज नहीं जा रहा। कोई कार्रवाई करनी हो किसी भी संस्था के विरुद्ध तो एक नोटिस देना बनता है कि आप ये नोटिस है, ये इस कानून का उल्लंघन किया जा रहा है और समय सीमा देनी पड़ती है कि भाई इस समय सीमा के अंदर अगर आपने जवाब नहीं दिया तो आपके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो कोई नोटिस नहीं। इनको आप
अवैध मदरसे कह रहे हैं, ये वो मदरसे हैं जिस तरीके से शिक्षा विभाग के अंदर जब प्राइवेट कोई संस्था खड़ी होती है तो कमेटी बनती है और वो आवेदन करते हैं और आवेदन करने के साथ वहां अपनी कमेटी का गठन करके काम शुरू करते हैं। तो ये मदरसे भी इसी तरीके से जो है अपना काम प्रारंभ करते हैं। देवभूमि उत्तराखंड को अवैध गतिविधियों का अड्डा नहीं बनने दिया जाएगा, ये बात बार बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कह रहे हैं। उसी का नतीजा है कि अवैध मदरसों के नाम पर चलने वाली दुकानें बंद हो रही है। ऐसे में मैदानी जिलों के कांग्रेस विधायकों का मुख्य सचिव से मिलना बीजेपी के समझ नहीं आ रहा। बीजेपी के मुताबिक तुष्टीकरण की बात करने वाली कांग्रेस को वहां कार्रवाई गलत लगती है जहां आतंकवादी तैयार होते हैं। देखिए, कांग्रेस की दिक्कत ये है कि कांग्रेस ने आज तक तुष्टीकरण की नीति जो राजनीति की है, और मैं समझता हूं कि अवैध मदरसे हों या अवैध कोई भी शिक्षण संस्थाएं हों, अगर उनमें गलत क्रियाकलाप हो रहे हैं तो सरकार का दायित्व होता है कि उसको रोकना, और सरकार को निगरानी में ही सारी शिक्षण संस्थाएं चलती हैं। अवैध मदरसों पर धामी सरकार का चाबुक चल रहा है तो मैदानी जिलों की राजनीति करने वाले कांग्रेस विधायकों को मदरसों के साथ सियासत की भी चिंता सता रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। हरिद्वार सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अवैध खनन को लेकर लोकसभा में कहा कि देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर में रात में अवैध रूप से खनन किया जा रहा है। खनन माफिया रात में अवैध रूप से खनन सामग्री ले जा रहा है, जिससे राज्य में सड़कों, पुलों को भी भारी क्षति पहुंच रही है। हरिद्वार, नैनीताल और उधम सिंह नगर जिलों में रात के समय अवैध रूप से संचालित खनन ट्रकों से संबंधित है। यह मुद्दा न केवल कानून और पर्यावरण सुरक्षा के लिए खतरा बनता जा रहा है, बल्कि आम जनता की सुरक्षा को भी गंभीर रूप से प्रभावित कर रहा है। यह देखा गया है कि राज्य सरकार और प्रशासन के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद खनन माफिया द्वारा रात के समय ट्रकों का अवैध संचालन धड़ल्ले से किया जा रहा है। ओवर रेटिंग, नकली शराब जैसी शिकायतें अब आप आसानी से कर पाएंगे। आबकारी विभाग ने इसके लिए एक बारकोड जारी किया है। ये बारकोड सभी शराब की दुकानों में लगे होने के साथ साथ जल्द ही शराब की बोतलों पर भी प्रिंट होगा। बारकोड की शिकायत आबकारी विभाग के कंट्रोल रूम में मिलेगी, जिस पर कार्रवाई की जाएगी। आबकारी आयुक्त हरिचंद्र सेमवाल ने बताया कि मैदानी जिलों में 24 घंटे और पहाड़ी जिलों में 48 घंटे में एक्शन होगा। वहीं गलती होने पर विभागीय अफसर से लेकर शराब बेचने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। आबकारी विभाग के द्वारा QR कोड लॉन्च किया गया है, जो सभी दुकानों पर, और जैसे कि अभी चर्चा चल रही है, सभी शराब की बोतलों पे जो लेबल लगते हैं उस पर वो विद्यमान रहेगा। उस पर स्कैन करके हमारे पोर्टल पे कोई भी शिकायत इसके संबंध में कर सकता है। अगर उसके साथ मिसबिहेव हो रहा है या इनजस्टिस हो रहा है या ओवर रेटिंग शिकायतें हो रही है, किसी भी तरीके का आबकारी विभाग से संबंधित अगर है, उसको लगता है कि उस बात जानकारी में आना चाहिए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, तो उस पर विभाग ध्यान देगा। चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। नैनीताल हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश जारी किया है कि जिला पंचायत चमोली को भी तत्काल प्रशासक का चार्ज दे और उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे। अब हाईकोर्ट 1 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा। आपको बता दें कि दिसंबर 2024 को जिला पंचायत अध्यक्षों का कार्यकाल खत्म हो गया, तो सरकार ने जिला पंचायत अध्यक्षों को ही प्रशासक नियुक्त कर दिया है। इसके बाद जनवरी 2025 में सरकार ने चमोली जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी से चार्ज वापस ले लिया और कहा कि उनके खिलाफ मामला चल रहा है। इस आदेश को रजनी भंडारी ने हाईकोर्ट में विशेष अपील के जरिए चुनौती दी है, जिस पर कोर्ट ने आज उनको चार्ज लेने के लिए निर्देश जारी किए हैं। सिंगल जज ने उसमें सिर्फ काउंटर कॉल किया था, फिर उसमें हमने अपील करी और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने आज उस मैटर में संज्ञान लिया और सरकार को कहा है कि इनको इमीडिएटली चार्ज दिया जाए एडमिनिस्ट्रेटर का, और 1 तारीख को रिपोर्ट किया जाए कि चार्ज दिया नहीं दिया। रुड़की में पुलिस ने स्पा सेंटरों पर छापा मारा, जिसमें 3 स्पा सेंटरों में भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। पुलिस ने तीनों स्पा सेंटरों के लिए 10-10 हजार रुपए का चालान काटा है। हरिद्वार रोड पर ये तीनों स्पा सेंटर चल रहे थे। कोटद्वार पुलिस ने सचिवालय में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने के साथ महिलाओं का शोषण करने वाले एक आरोपी को पकड़ा।
पुलिस के मुताबिक आरोपी गिरीश चंद्र ने खुद को सचिवालय में समीक्षा अधिकारी बताया था और आरोपी ने एक महिला को उसके भाई की नौकरी लगाने के नाम पर झांसे में लिया और फिर उसके बाद महिला से 6 लाख की ठगी की है। आरोप ये भी है कि ज्वाइनिंग लेटर देने के बहाने बुलाकर महिला के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश की गई और आरोपी से परेशान होकर पीड़िता ने पूरे मामले की शिकायत की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से सचिवालय का फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया है। जांच में ये पाया गया कि यह व्यक्ति आवेदिका को नौकरी लगाने के नाम पर 6 लाख की धोखाधड़ी की गई है और साथ ही साथ आवेदिका के साथ एक्सटॉर्शन करने का भी प्रयास कर रहा है। शिकायतकर्ता की शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया और रामनगर वन प्रभाग में बाघों की गिनती के लिए फेज 4 की गणना की जा रही है, जिसमें बाघों की संख्या बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में बढ़ते बाघों को लेकर फिर से बहस शुरू हो गई है। रामनगर वन प्रभाग एक ऐसा वन क्षेत्र है जिसमें देश के टाइगर रिजर्व के बाद सबसे ज्यादा टाइगर है और ये नंबर देश के कई टाइगर रिजर्व से ज्यादा है। 2022 में 67 बाघ थे, जिनका इस गणना में बढ़ना तय माना जा रहा है। ऐसे में बाघ की सुरक्षा और इंसान से इनका टकराव रोकना विभाग के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। जो आउटसाइड प्रोटेक्टेड एरिया अगर देखा जाए, सबसे हाईएस्ट टाइगर्स रामनगर डिवीजन में है। 2022 का जो एनटीसीए का ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन था उसमें 67 टाइगर्स आए थे। ये किसी भी देश में अगर प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर अगर देखा जाएगा तो ये सबसे ज्यादा डेंसिटी भी है और ज्यादा नंबर भी है। नेशनल गेम्स के बाद स्टेडियम में ताले लग गए हैं तो लाखों की विदेशी मशीनें भी खराब होने की कगार पर है। सवाल ये कि क्या उत्तराखंड में खेल सुविधाओं की बर्बादी की ये कहानी फिर से दोहराई जाएगी? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड में 14 फरवरी को नेशनल गेम्स का समापन हुआ था और सरकार ने इन खेलों के लिए देहरादून में करोड़ों रुपए खर्च कर शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, लेकिन अब 1.5 महीने बाद भी इन सुविधाओं का कोई भी उपयोग नहीं हो रहा है। हर खेल इवेंट साइट्स पर ताले लगे हैं और एसोसिएशन से जुड़े लोग इस पर जल्द ही एक्टिविटी शुरू करने की मांग कर रहे हैं। गवर्नमेंट इज कमिंग अप विद अ लेगेसी प्लान कि सारी की सारी जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको एकेडमी में वो कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसको यूटिलाइज करेंगे। इन द मीन टाइम हमने उनको ये रिक्वेस्ट ज़रूर करी है कि आप जो शूटिंग स्पेशली जैसे शूटिंग का है तो वो एज अर्ली एज पॉसिबल आप शुरू करें, बिकॉज वो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक सामान होता है सारा का सारा, एंड अगर उसको हम थोड़े टाइम भी जैसे हमने बंद कर दिया तो सारा का सारा हमारा वेस्ट हो जाए। यह सिर्फ स्टेडियम की दुर्दशा की बात नहीं है। इन स्टेडियमों में करोड़ों रुपए की विदेशी मशीनों भी लगाई गई हैं, जो बिना इस्तेमाल के बेकार हो सकती हैं। वहीं खेल विभाग स्टेडियमों और उपकरणों के सही उपयोग के लिए करने की बात कर रहा है, जिसके लिए जल्द ही खेल अकादमी शुरू करेगी, जिससे खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर का सही तरीके से इस्तेमाल हो। पास जो अवस्थापनाएं हैं वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हैं और साथ में जो इक्विपमेंट आए वो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के। तो हमारा ये मानना है और बल्कि पूरे राज्य में और पूरे हमारे राज्य के खिलाड़ी चाहते हैं कि हम अकेडमियां बनाएं। हम तमाम 22-23 अकेडमी बना सकते हैं यहाँ पे और उसके लिए हमारा प्रस्ताव तैयार है और हम चाहते हैं कि उस इक्विपमेंट को हमारे उत्तराखंड के खिलाड़ी इस्तेमाल करें और ताकि अगले नेशनल गेम और ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर सकें। तो इस तरह से अकेडमी बनाने का हमारा प्लान है इसमें। यह पहली बार नहीं है जब उत्तराखंड में करोड़ों रुपए की लागत से खेल इंफ्रास्ट्रक्चर बना और फिर उसकी देखरेख में लापरवाही बढ़ती गई। इससे पहले भी स्पोर्ट स्टेडियम की आइस स्केटिंग रिंग और इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम उपेक्षा के शिकार हो चुके हैं। सवाल यह है कि क्या इस बार भी यही होगा या फिर खेलों के प्रति जोश जुनून देखने को मिलेगा? न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्तवाल की रिपोर्ट। भारत नेपाल के रिश्ते को हमेशा रोटी बेटी का रिश्ता कहा जाता है और इसकी वानगी अगर वाकई में आपको देखनी हो तो देहरादून के इंडो नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से बेहतर जगह आपको नहीं मिल सकती। यहाँ पर नेपाल का खाना और भारत का कल्चर एक साथ दिख रहा है।
देहरादून के रेंजर्स ग्राउंड में इन दिनों भारत नेपाल इंटरनेशनल ट्रेड फेयर चल रहा है। यहाँ नेपाल और भारत के लोकल फूड, संस्कृति और कला को एक साथ लोग साझा कर रहे हैं। नेपाल की पहचान नेपाली टोपी, खुकरी और ज्वेलरी के साथ साथ रुद्राक्ष की भी अलग अलग कलाकृतियाँ देखने को मिल रही हैं। ट्रेड फेयर में स्टॉल लगा रहे नेपाल के व्यापारी मानते हैं कि इस तरह के आयोजन से आपसी सौहार्द बढ़ता है। नेपाल का सामान यहाँ हाथों हाथ बिक रहा है, तो वहीं भारत की संस्कृति, सभ्यता को भी समझने का मौका मिल रहा है। वहीं उत्तराखंड के मंडवा, झंगोरा के अलग अलग डिश, कंडाली से बनी टोपी, पहाड़ के खाद्य पदार्थ यहाँ हाथों हाथ बिक रहे हैं। लोग बहुत उत्साहित है खरीदने के लिए। यहाँ पे बहुत सारा लोग को रुद्राक्ष के बारे में जानना था, उनको हमने हमारा तरफ से जितना हमको समझ में था उतना समझाया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, यहाँ का पब्लिक भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन हमें बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि हमारा इतना बढ़िया जाएगा, लेकिन हमें कस्टमर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है। जैसे जैसे हमने उनको दिया, हर किसी ने हमारी तारीफ की है। देहरादून में नेपाल से ताल्लुक रखने वाले काफी लोग रहते हैं, जिनका जन्म भले ही देहरादून में हुआ हो, लेकिन उनके पूर्वज नेपाल के रहने वाले थे। ट्रेड फेयर में हमें कुछ ऐसे लोग भी मिले जो मानते हैं कि यहाँ आकर नेपाल को जीने लगे। देख करके बहुत अच्छा लग रहा है। कहीं अंदर से एक वो क्या बोलते हैं उसको, लगाव बोलें, कशिश बोलें, हो सकता है ये जो हमारे माँ बाप से हमको जो वो मिले, जीन्स मिले, उसका प्रभाव हो और हमें भी अच्छा लगता है ना। हालांकि हमारी जन्मभूमि तो यही है ना, पर फिर भी हमारे लिए तो दोनों जगह है। यहाँ के लोग अच्छे हैं, यहाँ की मेंटालिटी अच्छी है, क्लाइमेट अच्छी है और यहाँ के खासकर खान पीन बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ पे उत्तराखंड के हर एक स्टेट से खाना आ रहा है। बस यहाँ के राइस दाल लग रहा है कि मैं नेपाल में हूँ। इंटरनेशनल ट्रेड फेयर का मकसद भले ही अलग अलग देशों के बीच में व्यापार को बढ़ावा देना हो, लेकिन यहाँ आकर सौहार्द और संस्कृति की समझ से भी लोग दो चार हो रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। रामनगर में बेकाबू कार सड़क के नीचे पलट गई। हादसे में एक शख्स की मौत हो गई, जबकि एक कार सवार घायल हुआ है। उत्तरकाशी के चिन्याली सौड़ में अवैध खनन में लगी गाड़ियों को सीज किया गया है। खनन विभाग ने अवैध खनिज से भरे 9 ट्रकों को सीज किया है। रुड़की के सिविल अस्पताल में करोड़ों की लागत से कोरोना काल में आईसीयू और 40 बेड का एक फैब्रिक वार्ड बनाया गया है, लेकिन आज तक वो चालू नहीं हो पाया। देहरादून में होटल और रेस्टोरेंट में जबरन घुसकर धमकी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के मामले में व्यापारियों ने एसएसपी कार्यालय में प्रदर्शन किया है। वन्य जीवों के आतंक से परेशान होकर कॉर्बेट की सीमा से लगे गांव के ग्रामीणों ने रामनगर तहसील में प्रदर्शन कर धरना दिया। हरिद्वार के लालझांग में पानी की किल्लत से परेशान आम लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर टंकी पर चढ़कर विरोध प्रदर्शन किया। विकासनगर में राजकीय पीजी महाविद्यालय के राष्ट्रीय सेवा योजना टीम ने खादर बस्ती का सर्वेक्षण किया। खादर बस्ती के ग्रामीणों को कई बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। उत्तरकाशी में मां नागनी देवी मंदिर में सैकड़ों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। मंदिर तक की पैदल दूरी 9 किलोमीटर की है। सेवा, सुशासन और विकास के 3 साल पूरे होने पर रुड़की के मंगलौर में कार्यक्रम हुआ। कई विभागों के स्टॉल लगाए गए। धामी सरकार के 3 साल पूरे होने पर पिथौरागढ़ में सेवा, सुशासन और विकास सप्ताह जारी है। इस मौके पर मुनस्यारी में कई कार्यक्रम हुए। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, मंच तैयार के, नेता तैयार के, न्यूज़ 18 राइजिंग भारत समिट 2025 लेकर आ रहा है ऐसी चर्चाएं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगी, ऐसे आइडियाज जो गेम बदल कर रख देंगे और ऐसी आवाजें जो आने वाले कल को आकार देंगी। भारत मंडपम नई दिल्ली में आइएगा जरूर। कोड आप स्कैन कर सकते हैं और अभी अपने पासेस को हासिल कर सकते हैं। भूलिएगा मत, 8 और 9 अप्रैल को कोड स्कैन करें और अभी अपने पासेस हासिल करें।